नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और चैप्टर है आपका सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और इवन मेंस के लिए, दोनों के लिए ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिएगा जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। चलिए देखते हैं शुरुआत। तो देखिए, सामाजिक और सुधार आंदोलन। देखिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए, नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। मतलब जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं या जो धर्म के कारण समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, उनके सुधार के लिए क्या ये जो सुधार आंदोलन थे वे चलाए गए थे। ठीक है, तो देखिए, जब भी कोई समाज या कोई राज्य अगर पिछड़ा हुआ है तो इसका कारण केवल क्या, उसका राजा नहीं होता है, उसमें रह रही जनता होती है या जो समाज है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उस समय क्या, जिस तरीके से समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, जैसे कि आपको पता है सती प्रथा, कन्या हत्या, बाल विवाह, तो जिस तरीके से जो इस तरीके की कुरीतियां थी जो समाज में व्याप्त, इन सभी को दूर करने के लिए, इनमें सुधार करने के लिए क्या, जो आपके सुधार आंदोलन थे वह चलाए गए थे। ठीक है, तो ये जो प्रभुत्व भारतीय थे, इन्होंने ध्यान दिया इन कुरीतियों पर कि किस कारण से जो हमारा भारत है या जो हमारा भारत है वो क्या पीछे रह रहा है। तो उसी के सुधार के लिए जो सुधार आंदोलन थे वे चलाए गए थे, इसलिए इन्हें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहा जाता है। तो अब हम एक एक करके क्या बेसिक से पढ़ेंगे। पहला है भारतीय पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन। देखिए, सुधार आंदोलन की सबसे पहले हम देखते हैं पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में क्या निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए क्या हुआ था, जब आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी क्या उसी समय जो थे, साथ ही साथ क्या कह सकते हैं कि जो सुधार थे वह कोशिश हो रही थी, परंतु जो ये 1857 का विद्रोह हुआ था, जो लोग थे जिन्होंने किया था, वह इससे क्या अछूते रहे थे। ठीक है, ना ही जो ये सुधारक थे उन्होंने वह इसका हिस्सा बने। जो ये सुधारक थे, जैसे कि आपके कौन, राजा राम मोहन रॉय हो गए, आपके दयानंद सरस्वती हो गए, ना ही ये क्या 1857 के विद्रोह का हिस्सा बने थे। तो ठीक है, मतलब जो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से जो ये 1857 का विद्रोह था, ये क्या था, अछूता रहा था। और अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी में जो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उसने क्या भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार करने में क्या निभाई थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सुधार आंदोलन का प्रसार मुख्य कारण थे आपका पश्चिमी शिक्षा और उदार विचारों का प्रसार था। अब जो ये सुधार आंदोलन थे, खासकर जो इसके नेता थे, नेता कहना चाहिए या सुधारक कहना चाहिए, सुधारक सही वर्ड होगा, ये क्या इनका मानना था, पहली बात तो ये जो सुधारक थे ये क्या थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है, और जिस तरीके से 1813 में जो आपकी ईसाई मिशनरियां भारत आई थी, मिशनरियां भारत आई थी, उन्होंने भी क्या इन आंदोलनों में क्या शुरुआत के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने किसका प्रचार प्रसार किया था, जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका क्या प्रचार प्रसार किया था, जिसको ये जो सुधारक है उन्होंने क्या अपनी तरफ ये जो पाश्चात्य शिक्षा है उसको क्या किया था, अट्रैक्ट किया था। जैसे कि ईसाई मिशनरियों का अगर हमें कहना चाहिए, जैसे कि इसमें एक चीज थी, स्त्रियों के प्रति समानता या स्त्रियों को समानता।
ठीक है, वैसे तो स्त्रियों के लिए कहीं पर भी आप देख सकते हैं समानता नहीं देखी गई है, परंतु जो पाश्चात्य शिक्षा है वहां पर जरूर ये जो ईसाई मिशनरियां आई थी उन्होंने स्त्रियों के समानता के लिए भी काफी जो है प्रचार प्रसार किया था। तो जिस तरीके से इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया या जो उदार विचार है उनका प्रचार प्रसार किया, वह सुधारकों की दृष्टि में काफी सही था। ये सुधार आंदोलन बंगाल से प्रारंभ होकर क्या पूरे देश में फैल गए। ये जो सुधार आंदोलन से कहां से प्रारंभ हुए थे, आपके बंगाल से प्रारंभ हुए थे और क्या पूरे देश भर में फैल गए। 19वीं सदी में दर्शन, साहित्य, विज्ञान, राजनीति और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में हुई सामाजिक बौद्धिक क्रांति को भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले जो समाज में काफी जो कुरीतियां थी वह व्याप्त थी। जिस तरीके से अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध के बाद या प्लासी के युद्ध के बाद क्या किया, भारत पर राजनीतिक सत्ता हासिल करनी शुरू की, और जिस तरीके से जो ईसाई मिशनरियां भारत आई थी उसने पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार किया था, उससे क्या हुआ था, जो हिंदू धर्म के लोग थे वे काफी आहत हुए थे। वह क्या, उनको ये लग रहा था कि ये जो ईसाई मिशनरियां है ये इनका क्या कर देंगी, धर्म परिवर्तन कर देंगी। मिशनरियां है वो क्या करने आई है, इनका धर्म परिवर्तन करने आई है। तो काफी हद तक एक तरीके से ये सही भी निकला था। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार एक और है, परंतु कह सकते हैं जो ईसाई मिशनरियां भारत आई थी, जब इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने हिंदुओं को क्या बनाना शुरू किया, ईसाई बनाना शुरू किया, तो जरूर ये जनता में क्या हुआ था, आक्रोश जरूर पैदा हुआ था। पर एक ये दूसरा टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से 19वीं सदी में जो दर्शन, साहित्य या विज्ञान, राजनीति और जो सामाजिक सुधार हुए थे, उस क्षेत्र में हुई जो सामाजिक बौद्धिक क्रांति थी उसने किसको जन्म दिया, जो आपका भारतीय पुनर्जागरण था उसको जन्म दिया। और इसी क्रांति को क्या किस रूप में जाना जाता है, जो आपका भारतीय पुनर्जागरण है उसके रूप में जाना जाता है। अब 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति। अब हम देखते हैं कि जो 18वीं से 19वीं शताब्दी में भारत की जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो देखिए उस समय पर क्या था, धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक विवाद के मध्य अंतर संबंध एवं अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन में जाति का एक महत्वपूर्ण कारक होना। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि उस समय में भारत में कई सामाजिक कुरीतियां थी। इसके साथ ही साथ जो लोग थे वे क्या, धर्म पर बहुत भरोसा करते थे और उनकी जो धार्मिक आस्थाएं थी वह भी काफी गलत थी कह सकते हैं। जिस तरीके से सती प्रथा जो कुरीति व्याप्त थी कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी के साथ क्या, उसको सती कर दिया जाता था। सती कर दिया जाता था अर्थात उसी के साथ, इनका कहना था, जो ये धार्मिक आस्था थी, इनका ये मानना था कि अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई है तो उसको उसी के साथ क्या, ऑब्वियस सी बात है, जला देना चाहिए, जो जिसको आप कहते हैं सती, जिससे क्या होगा, उसको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके की क्या थी, कुरीतियां व्याप्त थी। या कह सकते हैं जो कन्या हत्या थी कि कन्या के होते ही क्या उसका वध कर दिया जाता था। या कह सकते हैं कि जो बाल विवाह जैसी कुरीतियां थी वह क्या थी, समाज में व्याप्त थी। और इससे क्या होता था, जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं थी उसके निष्पादन में जाति का क्या था, एक महत्वपूर्ण कारक था। और ये जो जाति प्रथा भी थी ये भी क्या थी, एक महत्वपूर्ण कारक क्या थी, साबित हुई थी। कि जिस तरीके से जो समाज था वह क्या, कई जातियों में व्याप्त था, जिसमें जो उच्च जाति के लोग थे वह क्या, खुद को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। खुद को क्या मानने लगे थे, सर्वश्रेष्ठ मानने लगे थे। और वे निम्न जातियों के साथ क्या करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। अब निम्न जातियां कहाँ पे जाएंगी, तो निम्न जातियों को ये लगता था कि अब हमारे धर्म तो हमें समानता दे नहीं रहा है। और ईसाई मिशनरियां किसकी बात कर रही थी, आपकी ईसाई मिशनरियां आपकी किसकी बात कर रही थी, समानता की बात कर रही थी। खासकर जो स्त्रियां हैं उनके लिए समानता की बात तो कर ही रही थी।
तो जो निम्न श्रेणी के लोग थे, या जो कह सकते हैं जो दलित वर्ग था या जो स्त्री वर्ग थी, वह क्या ईसाई मिशनरियां जो समानता की बात कर रही थी, ऑब्वियस सी बात है इन्होंने अपनी तरफ क्या किया होगा, ध्यान आकर्षित किया होगा इनका। तो ये जो सब थे निम्न जाति के लोग, ये सब ईसाई मिशनरियां जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसकी ओर क्या प्रभावित होने लगे। संस्कार और धर्म आधारित जटिल वर्ण व्यवस्था एवं जातीय अभिमान ने समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में बांट रखा था। मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जो संस्कार और धर्म आधारित थी जटिल वर्ण व्यवस्था, जिसमें क्या अलग अलग जातियों में समाज क्या था, विभाजित था, उसने क्या लोगों को उच्च और निम्न वर्गों में बांट दिया था। और इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के जो सामाजिक नियंत्रण थे या फिर अंधविश्वास थे या जो धार्मिक कट्टरता, अंधनियतिवाद, छुआछूत जैसे कारक थे, वे भी विद्यमान थे, जिसने समाज को क्या बना दिया था, जड़ बना दिया था। मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से सामाजिक कुरीतियां व्याप्त थी, जिससे जो स्त्रियां थी उनको स्वतंत्रता नहीं थी, अंधविश्वास व्याप्त था, धार्मिक कट्टरता थी, अंधनियतिवाद था, या जो ये छुआछूत की भावना थी लोगों में, ये काफी हद तक समाज में व्याप्त थी, जो कि समाज को क्या बना रही थी, एक तरीके से खोखला बना रही थी। महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक थी। जो आपकी महिलाओं की स्थिति थी, जो समाज में कुरीतियां थी, जैसे कि आपकी सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, कन्या शिशु हत्या जैसी जो क्रूर प्रथाएं थी, उनके विद्यमान होने से क्या थी, जो महिलाओं की स्थिति थी वह क्या थी, अत्यधिक चिंताजनक थी। और विधवा पुनर्विवाह क्या था, उस समय वर्जित था। जो विधवा पुनर्विवाह था उस समय वर्जित था। देखिए, एक कारण विधवा होने का यह भी रहता था कि ऑब्वियस सी बात है, स्त्रियों का क्या बाल विवाह कर दिया जाता था। अब विवाह जल्दी हुआ तो एक चांसेस ये बन जाते थे कि जो उनकी विधवा होने का, जो वो विधवा होंगी वो क्या होंगी, जल्दी हो जाएंगी। और उस समय पे अगर विधवा हो जाती थी स्त्री, तो उनकी स्थिति क्या हो जाती थी, और भी चिंताजनक हो जाती थी। और उस समय में जो पुनर्विवाह था वह भी क्या था, वर्जित था, जिससे कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, लाइक सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या शिशु हत्या, ऐसी जो क्रूर प्रथाएं थी, इससे जो महिलाओं की स्थिति क्या हो गई थी, और भी चिंताजनक हो गई थी। संचार एवं यातायात के साधनों की सीमित उपलब्धता होने के कारण सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता क्या थी, निम्न थी। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो संचार की कमी थी या जो यातायात के साधन थे वे क्या थे, सीमित थे, या जो गांव थे वहां तक उनकी जो उपलब्धता थी वह नहीं थी। तो इसके कारण क्या था, जो समाज था वह शहरी जीवन से नहीं जुड़ पाता था, ये भी कह सकते हैं। या जो सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता थी वह क्या थी, निम्न थी। शैक्षणिक स्थिति सीमित तथा निम्न थी, और अधिकतर क्या थी, धर्म आधारित थी। तो देखिए, जो आपकी शैक्षणिक स्थिति थी, उस समय में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो कुछ ही लोग थे जो अमीर तबके का जो लोग थे या व्यक्ति होते थे वही पढ़े लिखे होते थे। तो जो शैक्षणिक स्थिति थी वह भी क्या थी, सीमित थी। और खासकर जो शिक्षा थी वह क्या थी, आपकी धर्म आधारित थी, जिससे जो समाज था वह क्या और पीछे जाता जा रहा था, या जो समाज था वह और पिछड़ता जा रहा था। ठीक है। सुधारवादी आंदोलन में उपयुक्त तत्वों को एक पतनशील समाज के लक्षणों के रूप में चिन्हित करते हुए आधुनिकीकरण के लिए एक सामाजिक वातावरण के निर्माण का कार्य क्या किया था, आरंभ किया था। जो मैंने आपको अभी तत्व बताए, जो सुधारवादी आंदोलन में जो उपयुक्त तत्व है, उनको क्या एक पतनशील समाज के लक्षणों के रूप में चिन्हित किया कि ये जो तत्व है ये क्या है, समाज को एक पतन की ओर लेके जा रहे हैं, या ये जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं इससे समाज का पतन होना निश्चित है, जिसके लिए क्या हमें आधुनिकीकरण की ओर जाना पड़ेगा, या कह सकते हैं हमें पाश्चात्य शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। अभी हम देखेंगे कि कुछ लोग पाश्चात्य की ओर थे, कुछ लोग प्राच्य की ओर थे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन कुरीतियों को दूर करना है तो आधुनिकीकरण के लिए क्या एक सामाजिक वातावरण के निर्माण का क्या करना है, आरंभ करना काफी आवश्यक है। तो इस तरीके से जो सुधार आंदोलन है वह आपके आए, या कह सकते हैं जो भारतीय पुनर्जागरण है वह हुआ। अब एक एक करके देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सुधार और पुनरुत्थान में आखिर अंतर क्या है। देखिए, सामाजिक चेतना की सभी आंदोलन को दो समूह में बांटा जा सकता है। जो आपके सामाजिक चेतना के आंदोलन थे उनको क्या हमने दो समूहों में बांटा है। पहला आपका सुधार समूह और दूसरा आपका पुनरुत्थान समूह। अब देखते हैं सुधारवाद। पहले समूह को देखते हैं, सुधारवाद।
उपनिवेशवादी शासन ने यह दर्शाया कि सभी भारतीय मान्यताएं हैं और संस्थाएं और प्रचलित हो चुकी हैं और उनमें क्या है, सुधार की आवश्यकता है। देखिए जिस तरीके से अंग्रेजों का क्या भारत पर उपनिवेशी शासन था, उससे क्या भारत की जो स्थिति थी या जो लोगों की स्थिति थी वह क्या आर्थिक रूप से क्या हो रही थी, आर्थिक रूप से कमजोर हो रही थी। और अंग्रेज तो उनका शोषण कर ही रहे थे आर्थिक तौर पर, ठीक है। तो जिस तरीके से अंग्रेजों का उपनिवेशी शासन था भारत पे, उससे जो भारतीय लोग थे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी और लोग क्या हो रहे थे, और भी गरीब हो रहे थे। और जिस तरीके की मान्यताएं या जो कुरीतियां समाज में व्याप्त थी, उससे क्या हो रहा था, समाज का पतन होते चला आ रहा था। अब ये बात आई कि इसका क्या किया जाना चाहिए, सुधार किया जाना चाहिए। अब इससे क्या कुछ विचारधाराएं उभरी जो हम देखते हैं। इस विचारधारा ने पुरातनवादी परंपरा के अंतर्गत अपने आप को जकड़े हुए पाया और समाज को सुधारने के लिए उदार विचारों, शिक्षा को प्रोत्साहित करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। अब देखिए इन कुरीतियों को, इन जो बुराइयां हैं, इनको क्या करना है, हमें दूर करना है, इन मान्यताओं को दूर करना है। और अब ये होगा कैसे, समाज सुधरेगा कैसे, तो इसके लिए जरूरत है उदार विचारों की, और शिक्षा जो कि है महत्वपूर्ण है। शिक्षा को क्या करना है, हमें प्रोत्साहित करना है। और इसी को क्या दिया, सुधारवाद की क्या दी, संज्ञा दी। जैसे कि इसमें जो आपके थे सुधारक, जैसे कि आपके राजा राम मोहन रॉय, ये महत्वपूर्ण सुधारक थे, जिनके द्वारा आत्मीय सभा एवं समाज का क्या किया गया, गठन किया, और सती प्रथा, बाल विवाह, कन्यावध आदि प्रचलित बुराइयों का क्या किया गया, विरोध किया गया। अब ये सुधारवाद जिन्होंने क्या, शिक्षा पर जोर दिया, और वो भी कौन सी, आपकी पाश्चात्य शिक्षा की। जो पाश्चात्य शिक्षा है, इससे क्या जो समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं उन्हें क्या दूर किया जा सकता है। तो ये थे आपके सुधारवादी, जिसमें राजा राम मोहन रॉय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने खासकर जो आपकी स्त्रियों से रिलेटेड जो मान्यताएं थी या प्रथाएं थी, जिनसे जो उनकी स्थिति है वह काफी कमजोर हो गई थी। तो जैसे कि आपकी सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, कन्यावध हो गया, इन तरीके की जो प्रचलित बुराइयां थी, इनका क्या किया था, विरोध किया था। और इन्होंने क्या, आत्मीय सभा का क्या किया था, गठन भी किया था। ओके, तो ये थे आपके सुधारवादी। नेक्स्ट आपके आते हैं पुनरुत्थानवाद। अब ये पुनरुत्थानवाद क्या है, तो भारत के प्राचीन स्वर्णिम इतिहास पर बल देते हुए प्राचीन भारतीय महिमा को वापस लाने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। जैसे वहाबी आंदोलन और आर्य समाज। देखिए ये जो वर्ग था, या कह सकते हैं ये जो कैटेगरी थी, इसमें क्या, इसमें आपके आ रहे थे प्राच्यवादी। प्राच्यवादी मतलब जो आपके स्थानीय भाषाओं पे क्या दे रहे हो, जोर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आते हैं आपके प्राच्यवादी। प्राच्यवादियों में जैसे आपके हो गए सर विलियम जोन्स, मैक्स म्यूलर, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विलिंकल्स द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताना भी महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए इन लोगों का कहना था कि अगर हमें समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को क्या करना है, समाज में व्याप्त इन कुरीतियों को मिटाना है या इन्हें खत्म करना है, तो हमें वापस कहाँ लौटना पड़ेगा, हमें वापस भारतीय संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। भारतीय संस्कृति मतलब जो आपके वेद है, ये मैं अभी आपको उदाहरण दे रही हूँ दयानंद सरस्वती के कहने का, कि जो आपके वेद है उनकी तरफ लौटना पड़ेगा, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इसलिए तो आपके दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने ये नारा दिया था कि क्या, वेदों की ओर लौटो। उनका कहना ये था कि पहले के समाज में या जो हमारे भारत है, इसमें ये जो कुरीतियां थी ये पहले व्याप्त नहीं थी। जिस तरीके से अरबों का आक्रमण हुआ भारत पे, या फिर जो मुगल शासक थे उन्होंने यहाँ पे शासन किया, उससे क्या हुआ, ये जो कुरीतियां थी ये क्या भारत में आई। और अगर इन कुरीतियों को हमें दूर करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वापस हमारी भारतीय संस्कृति की ओर जाना पड़ेगा, हमारे वेदों की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें जो ये व्याप्त बुराइयां थी ये नहीं थी,
ठीक है। इसी तरीके से वहाबी आंदोलन भी चलाया गया, जिसने प्राचीन स्वर्णिम इतिहास पर क्या दिया था, बल दिया था। अब देखते हैं सुधार आंदोलन के प्रकार। सुधार आंदोलन के प्रकार जैसे कि आपके आंतरिक सुधार, कानूनों के माध्यम से सुधार, परिवर्तन के प्रतीक के माध्यम से सुधार और सामाजिक कार्य के माध्यम से सुधार। मतलब अब ये जो सुधार आंदोलन थे, खासकर ये जो आंतरिक सुधार है, आंतरिक सुधार किस तरीके से किए जाए, मतलब जो आंतरिक तौर पर सुधार किए गए, या कानून के माध्यम से जो सुधार किए गए, या परिवर्तन के प्रतीक के माध्यम से सुधार किए गए, या जो सामाजिक कार्य के माध्यम से सुधार किए, वे सब क्या सुधार आंदोलन के प्रकार में आए थे। मतलब किस तरीके से जो ये सुधार आंदोलन है वह किए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से ही क्यों हुई। ठीक है, क्यों ही देखते हैं। बंगाल में सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, और यह राज्य पाश्चात्य संस्कृति के सीधे प्रभाव में आया था। तो देखिए क्या हुआ था। अब आपका ये कहना होगा कि यार सुधार आंदोलन की शुरुआत बंगाल से ही क्यों हुई। तो देखिए बंगाल में ही सर्वप्रथम क्या हुआ था, जो ब्रिटिश शासन थी उसकी स्थापना हुई थी, और ये जो राज्य था ये क्या था, पाश्चात्य संस्कृति के सीधे प्रभाव में आ चुका था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आपका ब्रिटिश शासन था। और ब्रिटिश शासन ने क्या, नागरिकों के प्रशासन, संचार, परिवहन, एक आधुनिक नौकरशाही सेना और पुलिस व्यवस्था की ठोस नींव बंगाल में ही रखी थी। अब क्या किया था, ये जो ब्रिटिश शासन था इसने जो नागरिक प्रशासन है आपका, या कह सकते हैं जो संचार की व्यवस्था थी, या जो परिवहन की व्यवस्था थी, या जिस तरीके से जो आधुनिक नौकरशाही थी, या जो पुलिस व्यवस्था थी, उसकी जो ठोस नींव रखी गई थी वह कहाँ पे रखी गई थी, बंगाल में ही रखी गई थी। अब जो कानूनी अदालत है, स्कूल है और कॉलेज की स्थापना भी उन्होंने यहाँ पर की थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, एक जो बंगाली वर्ग था, और वह भी कौन सा, अभिजात बंगाली वर्ग था, उसका क्या हुआ, उदय हुआ, जो अंग्रेजों के साथ घुल मिल सकता था। वह क्या मिल सकता था, जो आपके अंग्रेज थे उनके साथ घुल मिल सकता था। और यही जो सामाजिक रूप था, विशेषाधिकार प्राप्त और बेहतर समूह, जो आर्थिक रूप से भूमि के किराए पर, व्यवसाय और लिपिकीय रोजगार पर निर्भर था। और ये समूह किस पर विशेषकर निर्भर था, ये था भूमि के किराए पर, जो व्यवसाय की व्यवस्था थी या जो लिपिकीय रोजगार था उस पर क्या था, ये निर्भर था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यह कुलीन समूह कलकत्ता में रहने लगा था। अब ये जो कुलीन समूह था, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कहा कि ये जो सुधार आंदोलन है इनकी जो शुरुआत बंगाल में ही क्यों हुई, इसका एक रीजन ये भी है कि जिस तरीके से जो आपका कुलीन वर्ग था वो कहाँ पर रहता था, आपका कलकत्ता में रहना शुरू हो गया था। अब पढ़ा लिखा वर्ग था, कुलीन वर्ग था, तो कह सकते हैं कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो वह क्या, समाज में कुरीतियां जो व्याप्त है उसको एक तरीके से समझ सकेगा, या समाज में जो कमी है या समाज जिस तरीके से पतन की ओर जा रहा है उसके कारण क्या है उसको वह समझ सकेगा। ठीक है, मतलब ये जो सुधार आंदोलन थे, कह सकते हैं जो प्रभुत्व भारतीय थे, प्रभुत्व भारतीय जो सामाजिक कुरीतियां थी, उन्होंने जो प्रभुत्व भारतीय थे, समाज में व्याप्त कुरीतियां थी, उनकी और क्या ये जो प्रभुत्व भारतीय थे उनका ध्यान क्या किया, आकर्षित किया था। बंगाल में पुनर्जागरण के प्रमुख प्रेरक और अभिव्यक्ति के निम्नलिखित कारण थे। अब देखिए बंगाल में पुनर्जागरण के क्या कुछ प्रेरक और जो अभिव्यक्ति के निम्नलिखित कारण थे वह देख लेते हैं कि बड़ी संख्या में क्या अखबारों और पत्रिकाओं की उपस्थिति। अब बंगाल में क्या बड़ी संख्या में अखबार आपके उपस्थित थे, पत्रिकाएं उपस्थित थी, तो अभी लोगों को जागरूक आखिर करे तो करे कैसे। तो उस समय में टीवी तो होता नहीं था, ना ही आपका क्या होता था, फोन होता था, तो अभी जागरूक करे तो करे कैसे, तो ये किसके माध्यमों से करते थे, आपके अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या, चूंकि बंगाल में पुनर्जागरण के जो प्रमुख प्रेरक थे या जो अभिव्यक्ति अपनी कैसे व्यक्त कर सके, तो उसके लिए बड़ी संख्या में क्या अखबार और पत्रिकाओं की उपस्थिति थी। नए सामाजिक संगठनों की क्या थी, उपस्थिति थी। जो मुख्यतः जो सामाजिक संगठन थे वे बंगाल में थे जो कि सुधार के लिए क्या बनाए जा चुके थे। धार्मिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में सुधार आंदोलन की बढ़ती तीव्रता, जिस तरीके से बंगाल में क्या जो आपका चाहे आपका धार्मिक सुधार आंदोलन हो या आपका सामाजिक सुधार आंदोलन हो, बंगाल में क्या ये तीव्र गति से क्या बढ़ रहे थे। इस कारण भी हम कह सकते हैं कि ये क्या बना था, एक प्रमुख प्रेरक बना था।
और बंगालियों के बीच यूरोपीय शिक्षण एवं विज्ञान के प्रसार के लिए सुधारक जिम्मेदार थे। जो बंगाली समाज था आपका, या जो बंगाली थे, उनके बीच जो यूरोपीय शिक्षण था या जो विज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा था, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? आपके जो सुधारक जिम्मेदार थे, जैसे कि हम कह दें राजा राम मोहन रॉय, हेनरी लुई विवियन डेरोजी। ठीक है, तो जिस तरीके से जो पाश्चात्य संस्कृति का कह सकते हैं प्रचार प्रसार हो रहा था, उसके लिए जो ये सुधारक थे, ये क्या थे? जिम्मेदार थे। तो इस तरीके से बंगाल में पुनर्जागरण के कुछ प्रमुख प्रेरक मैंने आपको बता दिए, अभिव्यक्ति के निम्नलिखित कारण बता दिए। अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? जो सुधारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।